कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका के एक बहुत बड़े शहर को देखते हैं जहां एक खतरनाक वायरस ने सारे इंसानों को खत्म कर दिया है और इंसानों के ना होने की वजह से अब इस शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पूरी तरह खंडहर बन चुकी हैं। दूसरी तरफ इन सब भयानक तबाही से पूरी तरह अनजान हम एक बायोलॉजिस्ट विलियम को देखते हैं जो अपनी रिसर्च पर फोकस करने के लिए जंगल में अकेला रह रहा था। एक दिन विलियम अपनी एक्स लेकर जंगल में रिसर्च करने निकलता है। वो अपनी रिसर्च कर ही रहा था कि अचानक एक जहरीला सांप उसे काट लेता है। सांप के काटते ही विलियम मदद मांगने के लिए जल्दी से अपना मोबाइल निकालने जाता है, पर घबराहट में मोबाइल उसके हाथ से छूट जाता है और सीधा पत्थरों के बीच एक गहरे गड्ढे में जा गिरता है। अब उसे समझ आ चुका था कि अब किसी से मदद मांगने का कोई रास्ता नहीं बचा। जहर को शरीर में फैलने से रोकने के लिए विलियम तुरंत अपना तेज धार वाला नाइफ निकालता है और अपने ही हाथ को काटकर सारा जहर और खून बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो हिम्मत करके किसी तरह अपने टेंट तक पहुंचता है। अंदर जाकर वो बहुत सारा पानी पीने लगता है और थकान से टूटकर अपने बेड पर लेटते ही जहर के असर से सीधा बेहोश हो जाता है। काफी दिनों बाद जब विलियम के शरीर से जहर का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है तो वो अपने पैरों पर खड़ा होता है। वो जल्दी से अपना सारा जरूरी सामान पैक करता है, अपनी कार साफ करता है और सीधा शहर के हॉस्पिटल की तरफ फुल स्पीड में निकल पड़ता है। पर जैसे ही वो शहर के अंदर एंट्री मारता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। हमेशा भारी ट्रैफिक से जाम रहने वाली सड़कों पर आज सन्नाटा था। सारी गाड़ियां लावारिस हालत में पड़ी थीं और चारों तरफ सिर्फ लोगों की लाशें बिखरी नजर आती हैं। कुछ लाशें तो गाड़ियों के अंदर ही पड़ी सड़ रही थीं। विलियम इस डरावने नजारे को देखकर पागलों की तरह यहाँ वहां भागने लगता है कि तभी अचानक उसकी नजर सड़क के बीचों बीच लगे एक सरकारी बोर्ड पर जा टिकती है। उस बोर्ड पर साफ लिखा था कि एक जानलेवा वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और सरकार ने इस जगह को पूरी तरह सील कर दिया है। ये पढ़ते ही विलियम को समझ आ जाता है कि यह वायरस ही इन सब की मौत का असली कारण है। डर के मारे उसके पसीने छूट जाते हैं और वो अपने माता पिता को बचाने के लिए फुल स्पीड में अपनी कार भगाकर उनके घर पहुंचता है। वो भागते हुए घर का डोर खोलता है पर अंदर उसके माता पिता की लाशें पड़ी थीं जो कई दिनों पहले ही दम तोड़ चुके थे। विलियम फूट फूट कर रोने लगता है। वो घर के बाहर एक बड़ा गड्ढा खोदता है। इसके बाद वो अपने हाथों से उन्हें दफना देता है और आखिरी बार उन्हें विदाई देता है। विलियम खुद को संभालता है और अपनी थकान मिटाने के लिए कुछ दिन उसी घर में रुक जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि शहर में उसके अलावा कोई इंसान जिंदा नहीं बचा, पर उसे पूरी उम्मीद थी कि कहीं और कोई इंसान जरूर जिंदा होगा। वो अपनी कार में पानी, खाना और जरूरत का सारा सामान भरता है और लास वेगास शहर की तरफ अपनी कार दौड़ा देता है। रास्ते में वो देखता है कि लास वेगास जाने वाला सबसे छोटा मेन ब्रिज गाड़ियों के ढेर से पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। विलियम को बहुत गुस्सा आता है पर वो तुरंत अपनी कार घुमाता है और एक बहुत लंबा कच्चा रास्ता पकड़ लेता है। कई घंटों की लगातार ड्राइविंग के बाद विलियम आखिरकार लास वेगास पहुंच जाता है। लास वेगास बहुत ही एडवांस और हमेशा भीड़ भाड़ वाला शहर था, पर आज वो पूरी तरह से खाली कब्रिस्तान बन चुका था। विलियम मॉल्स, रेस्टोरेंट और हर गली में पागलों की तरह अपनी कार दौड़ाता है पर उसे कोई इंसान नजर नहीं आता। थक हार कर विलियम शहर के एक मशहूर और महंगे होटल में घुस जाता है। वो अपनी थकान मिटाने के लिए गर्म पानी से नहाता है और सीधा होटल के नीचे वाले क्लब में चला जाता है। वहाँ वो दुनिया की सबसे महंगी शराब की बॉटल्स खोलता है जिसे पीने का उसने सिर्फ सपना देखा था। वो एक के बाद एक बॉटल पीने लगता है क्योंकि अब वहाँ उसे रोकने वाला कोई नहीं था। ठीक उसी वक्त विलियम के सामने अचानक दो लोग आ जाते हैं जिनमें से आदमी का नाम मिल्टन और औरत का नाम एन था। इतने दिनों बाद किसी जिंदा इंसान को देखकर विलियम खुशी के मारे उछल पड़ता है। मिल्टन बताता है कि वो दोनों भी मौत के मुंह से बचते हुए एक होटल से दूसरे होटल भटक रहे हैं। जब विलियम पूछता है कि आखिर दुनिया का ये भयानक हाल कैसे हुआ तो मिल्टन वहां पड़े एक टीवी पर पुराना न्यूज वीडियो चालू कर देता है जिसमें एक न्यूज रिपोर्टर चीख चीख कर बता रही थी कि एक जानलेवा वायरस पूरी दुनिया को निगल चुका है और किसी भी साइंटिस्ट के पास इसका कोई इलाज नहीं है, जिससे रोज करोड़ों लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। मिल्टन बताता है कि वायरस फैलने के बाद पूरी दुनिया में खौफनाक सिविल वॉर छिड़ गया था और लोग खाने के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। वहीं एन रोते हुए बताती है कि कैसे उसने अपने परिवार को वीडियो कॉल पर तड़प तड़प कर दम तोड़ते देखा था। इसके बाद विलियम कुछ दिनों के लिए उनके साथ उसी होटल में रुक जाता है जहां दुनिया का सबसे महंगा खाना और कपड़े एकदम फ्री थे, पर इन चीजों का कोई मोल नहीं था और जिंदगी एकदम बोरिंग हो चुकी थी। एक दिन मिल्टन बताता है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसकी कंपनी अब सिर्फ कचरा है। वो अपनी जेब से एक लोडेड गन निकालता है और कहता है कि यही उसकी आखिरी दौलत है जिससे वो अपनी जिंदगी खत्म कर सकता है। ये बात सुनते ही विलियम के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि वो किसी भी हाल में जीना चाहता था। वो बिना एक शब्द बोले सीधा होटल के दरवाजे की तरफ भागता है और बाहर कदम रखते ही पीछे से दो जोरदार गोलियों की आवाज गूंज उठती है। विलियम समझ जाता है कि मिल्टन और एन ने खुद को उड़ा लिया है। इसके बाद विलियम फुल स्पीड में अपनी कार भगाकर उस मुर्दा शहर से निकल पड़ता है। हाईवे पर गाड़ी दौड़ाते वक्त उसे सड़क पर एक कुत्ता दिखाई देता है। विलियम जोरदार ब्रेक मारता है और उसे अपनी कार में बिठाकर उसका नाम लकी रख देता है। फिर वो एक लाइब्रेरी में घुसकर बचने के तरीकों
इको वाली किताबें उठाता है और अपने पुराने घर लौट आता है, जहाँ खाने पीने का भरपूर सामान भरा था, जिससे विलियम की सारी टेंशन खत्म हो जाती है। देखते ही देखते पूरा 1 साल गुजर जाता है और विलियम रोज लकी के साथ नाश्ता करता है, बातें करता है और शिकार पर जाता है। पर एक दिन जब वो दोनों घर के बाहर घूम रहे थे, तभी लकी अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है। विलियम नोटिस करता है कि उसके पुराने घर की चिमनी से धुआं निकल रहा है। बिना कोई देरी किए विलियम अपनी गन लोड करता है और दबे पांव घर के दरवाजे तक पहुंचता है। वहां वो देखता है कि एमा नाम की एक लड़की खड़ी है, जो विलियम को देखते ही डर के मारे छत पर चढ़ जाती है और अपनी राइफल सीधा विलियम के सिर पर तान देती है। पर विलियम उसे किसी तरह शांत करता है और यकीन दिलाता है कि वो एक अच्छा इंसान है। एमा को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है और वो उसे अंदर आने देती है, जिसके बाद एमा बताती है कि वायरस फैलने के बाद विलियम ही वो पहला इंसान है जिसे उसने जिंदा देखा है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और फिर एमा हमेशा के लिए विलियम के साथ रुकने का फैसला करती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर उस कचरा बने घर को पूरी तरह चमका देते हैं। घर के एकदम बगल में ही शहर का सबसे बड़ा सुपरमार्केट था, जहां से वो सारा सामान उठा लाते हैं। वो दोनों रोज मछलियां पकड़ते हैं, अपने गार्डन में सब्जियां उगाते हैं और इस अकेलेपन में एक दूसरे के करीब आकर दुनिया दोबारा बसाने का फैसला करते हैं। बिजली न होने के कारण विलियम पूरे घर को सोलर पैनल से ढक देता है और कुछ ही महीनों बाद एमा प्रेग्नेंट हो जाती है। विलियम बच्चे की डिलीवरी के लिए लाइब्रेरी से मेडिकल बुक्स पढ़ने लगता है और एमा की सेहत के लिए मुर्गियां पालकर अपने घर को एक किले में बदल देता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था कि तभी एक खौफनाक मुसीबत आ धमकती है और शहर के हजारों खूंखार चूहों का झुंड सीधा उनके घर पर हमला बोल देता है। विलियम घर के चारों तरफ कचरा जलाकर आग की दीवार बना देता है, पर वो खूंखार चूहे आग चीरकर अंदर घुसने लगते हैं, जिससे डरकर वो दोनों खुद को घर में कैद कर लेते हैं। तभी विलियम को याद आता है कि चूहे सिर्फ रात में हमला करते हैं, इसलिए वो अगले ही दिन अपनी कार से ढेर सारी आवारा बिल्लियों को पकड़ लाता है, जो कुछ ही दिनों में सारे चूहों को चीर फाड़ कर खा जाती है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है और विलियम किताबों की मदद से एमा की सुरक्षित डिलीवरी करवाता है। बच्ची के आने से खुश होकर विलियम पूरे शहर की दीवारों पर अपने घर का पता बड़े बड़े अक्षरों में छाप देता है, ताकि कोई भी जिंदा इंसान उन तक पहुंच सके। देखते ही देखते 6 साल गुजर जाते हैं और वो शहर अब कंक्रीट का एक खौफनाक जंगल बन चुका था, जहां चारों तरफ सिर्फ बड़े पेड़ नजर आते हैं और जंगली जानवर सड़कों पर खुलेआम घूम रहे थे। एक दिन विलियम अपनी कार दौड़ाते हुए गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक पेड़ के पीछे दुबकी हुई एक बच्ची पर जाती है। विलियम तुरंत उस बच्ची की तरफ बढ़ता है, पर वो भागने लगती है। विलियम दौड़कर उसे पकड़ लेता है और किसी तरह शांत करता है। वो उसे खाने का लालच देता है और अपनी कार में एकदम सेफ बिठाकर सीधा अपने घर ले आता है। अब तक एमा और विलियम के 2 बच्चे हेदर और एलेक्स हो चुके थे और एमा अब तीसरी बार प्रेग्नेंट थी। उधर दीवार पर लिखा पता पढ़कर जॉर्ज और मरीना भी आ चुके थे और वे सब एक ही फैमिली बनकर साथ रह रहे थे। जब विलियम बच्ची को लाता है तो वो डर के मारे कार से निकलने से साफ इनकार कर देती है। घर वाले उस पर कोई प्रेशर नहीं डालते और वो पूरी रात कार में ही सो जाती है। अगले दिन सुबह मरीना खाने की प्लेट लेकर जाती है, पर बच्ची डरी होने के कारण झटके से प्लेट फेंक देती है। मरीना मुस्कुराती है और प्यार से समझाती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मरीना अपनी कहानी सुनाती है कि वायरस फैलने के बाद वो और जॉर्ज 3 साल तक सड़कों पर अकेले मौत से बचते रहे, जब तक उन्हें विलियम की फैमिली नहीं मिल गई। ये सुनकर बच्ची थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और नहाने के लिए अंदर चली जाती है। तभी मरीना को बच्ची के कपड़ों से एक पुरानी चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा था कि उसका नाम ईवी है। वायरस के बाद ईवी का बाप उसके साथ हैवानियत करता था, इसलिए उसकी माँ ने बाप को जान से मार दिया और बच्ची को सेफ दूर भेज दिया। मरीना ये चिट्ठी विलियम और पूरी फैमिली को दिखाती है। कहानी सुनकर पूरी फैमिली रो पड़ती है और वे सब ईवी को अपनी सगी बेटी मानकर हमेशा सेफ रखने की कसम खाते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही एमा की डिलीवरी का वक्त आ जाता है और वो अपने तीसरे बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम जॉय रखा जाता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था कि तभी अचानक घर के बाहर लगाए गए सिक्योरिटी अलार्म बहुत जोर जोर से बजने लगते हैं, जो उन्होंने रस्सियों और घंटियों से बनाए थे। खतरे का अलार्म सुनते ही पूरी फैमिली तुरंत अलर्ट हो जाती है। सारे बड़े लोग अपने वेपन निकालते हैं और मेन डोर पर आकर तन कर खड़े हो जाते हैं। बाहर 4 नए लोग खड़े थे, जो बताते हैं कि वे भी दीवारों पर लिखा पता देखकर एक सेफ जगह की तलाश में आए हैं। इस ग्रुप में मॉली नाम की डॉक्टर, जेन नाम की प्रेग्नेंट सिंगर, एजरा और छोटा लड़का रेफ था। विलियम उनकी सच्चाई देखकर उन्हें अंदर बुला लेता है। अब वे सब एक ही बड़ी फैमिली बनकर उस घर में रहने लगते हैं। एमा मॉली को बताती है कि उनके पास खाने और पानी की कोई कमी नहीं। इसके बाद विलियम सबको हॉल में बुलाता है और कड़े रूल्स समझाता है कि कोई भी बिना वेपन और साथी के बाहर नहीं जाएगा। अगली सुबह फैमिली के सारे बड़े लोग अपने वेपन लोड करके एक सुनसान हॉस्पिटल में घुसते हैं। मॉली डॉक्टर होने के नाते वहां से जरूरी दवाइयां, इंजेक्शन और मेडिकल मशीन इकट्ठा कर लेती है, जबकि बाकी लोग
सारा जरूरी सामान भर लाते हैं। उस रात घर में बहुत खुशी का माहौल था और जेन सबको गाना गाकर सुनाती है। इसी बीच जॉर्ज और मरीना भी अपनी पीढ़ी बढ़ाने का फैसला करते हैं और कुछ ही समय बाद जेन और मरीना दोनों हेल्थी बच्चों को जन्म देती हैं। ऐसे ही हंसी खुशी पूरे 14 साल गुजर जाते हैं। आज विलियम की सबसे बड़ी बेटी हेदर का बर्थडे था और घर के अंदर शानदार पार्टी चल रही थी, पर बाहर भयंकर तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। दूसरी तरफ विलियम छोटे बच्चों को पुरानी दुनिया की टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा रहा था। तभी विलियम पूरे घर में नोटिस करता है कि उसका वफादार कुत्ता लकी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। विलियम पागलों की तरह उस भयंकर बारिश में ही घर से बाहर भाग पड़ता है और लकी को ढूंढने लगता है। काफी ढूंढने के बाद विलियम जंगल में देखता है कि एक भारी पेड़ टूटकर सीधा लकी के शरीर पर गिर चुका था। विलियम दौड़कर वहां पहुंचता है, पर तब तक उसका प्यारा लकी दम तोड़ चुका था। विलियम अपने इस सबसे पुराने और वफादार दोस्त को मरा हुआ देखकर वही घुटनों के बल गिर पड़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है। विलियम की दर्दनाक चीख सुनकर परिवार के बाकी लोग भी उस भयंकर बारिश में भागकर बाहर आ जाते हैं। लकी को इस खौफनाक हालत में देखकर पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि लकी उनके सबसे बुरे वक्त का पहला साथी था। इसके बाद पूरा परिवार मिलकर भारी मन से लकी को पूरे सम्मान के साथ जमीन में दफना देता है। इस दर्दनाक घटना के कुछ दिनों बाद विलियम लकी की कब्र के पास बेहद उदास खड़ा था कि तभी अचानक उसके पीछे झाड़ियों में भयानक हलचल होती है और पलक झपकते ही एक खूंखार बाघ सीधा विलियम की तरफ छलांग लगा देता है। विलियम अपनी जान बचाने के लिए उस बाघ के सामने डटकर खड़ा हो जाता है, पर उस दरिंदे की ताकत विलियम से कहीं ज्यादा थी। वो खूंखार बाघ अपने पैने पंजों से विलियम का शरीर बुरी तरह चीर कर रख देता है और विलियम के शरीर से खून के फव्वारे फूट पड़ते हैं। विलियम दर्द के मारे जोर से चीख मारता है और उसकी चीख सुनते ही परिवार वाले अपने वेपन लेकर दौड़कर बाहर आते हैं। मॉली सबसे आगे होती है और वो बिना एक सेकंड बर्बाद किए अपनी गन सीधी करती है और उस बाघ के सिर में जोरदार गोली मारकर उसे ढेर कर देती है। डॉक्टर मॉली तुरंत विलियम को खून से लथपथ हालत में खींचकर घर के अंदर लाती है। हॉस्पिटल से लाई गई सारी मेडिकल मशीन्स और दवाइयां उनके पास पहले से मौजूद थीं। मॉली तुरंत विलियम का ऑपरेशन शुरू कर देती है और कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद वो किसी तरह विलियम की जान बचाने में कामयाब हो जाती है। कुछ महीनों के इलाज के बाद विलियम पूरी तरह ठीक हो जाता है और देखते ही देखते 17 साल और गुजर जाते हैं। घर के सारे बच्चे अब जवान और बहुत ही फुर्तीले शिकारी बन चुके थे। विलियम के बेटे जॉय और एलेक्स जंगल में जाकर पलक झपकते ही शिकार कर लेते हैं। इसी बीच हेदर और रेफ एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुके थे। एक दिन हेदर और रेफ फैसला करते हैं कि वे दोनों अकेले पूरी दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए घर से बाहर जाएंगे। परिवार वाले भी उन्हें बहुत सारा खाना, वेपन और पानी देकर खुशी खुशी विदा कर देते हैं और वो दोनों अपनी नई दुनिया बसाने निकल पड़ते हैं। पर उसी दौरान पूरे परिवार पर एक और खौफनाक मुसीबत टूट पड़ती है। इतने सालों से इंसानों के ना होने से मौसम बदल चुका था और बारिश की एक बूंद न गिरने की वजह से शहर की सारी नदियां और तालाब पूरी तरह सूख कर बंजर हो जाते हैं। पूरे इलाके में पानी की एक एक बूंद के लिए भयंकर अकाल पड़ जाता है और पूरा परिवार परेशान हो जाता है कि अब वे पानी कहां से लाएंगे और फसलें कैसे बचेंगी। वे आसपास के सारे इलाके छान मारते हैं, पर सब कुछ सूख चुका था। तभी अचानक उनके घर के बाहर 2 गाड़ियां आकर रुकती हैं। विलियम तुरंत पूरे परिवार को अलर्ट करता है और सब लोग अपने वेपन तान कर घर के दरवाजे सील कर देते हैं। गाड़ियों से चार्ली नाम का आदमी और उसका गैंग बाहर आता है। चार्ली विलियम को एक ढांसू ऑफर देता है कि अगर विलियम उन्हें पेट्रोल दे तो वे अपनी मशीन से जमीन के नीचे से पानी निकाल देंगे। चार्ली के पास सच में एक बड़ी ड्रिलिंग मशीन थी। विलियम को ये डील बहुत तगड़ी लगती है क्योंकि उनके पास फालतू पेट्रोल पड़ा था। विलियम तुरंत चार्ली और उसके आदमियों को बुलाकर शानदार खाना खिलाता है। अगले ही दिन चार्ली के आदमी अपनी मशीन लगाकर जमीन में गहराई तक खुदाई करना शुरू कर देते हैं। पानी गहराई में होने की वजह से काम लंबा खिंच जाता है, इसलिए चार्ली और उसके आदमी वहीं रुक जाते हैं। एक दिन विलियम और चार्ली जंगल में शिकार करने निकलते हैं। वहां बाटो बाटो में चार्ली बताता है कि कैसे उसने पानी और खाने के लिए अपने ही लोगों को बेरहमी से मार दिया था और उनका सामान लूट लिया था। ये खौफनाक बात सुनते ही विलियम समझ जाता है कि चार्ली एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। रात को विलियम पूरे परिवार को अलर्ट कर देता है और सबको चार्ली के गैंग से बचकर रहने की चेतावनी देता है। पर एमा समझाती है कि काम खत्म होते ही वे चले जाएंगे, इसलिए ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं। पूरे 4 दिन की लगातार खुदाई के बाद अचानक उस मशीन से पानी का एक बहुत बड़ा फव्वारा फूट पड़ता है। इतना सारा साफ पानी देखकर पूरे परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और सब खुशी से झूम उठते हैं। विलियम अपना वादा पूरा करता है और चार्ली को गाड़ियों के लिए बहुत सारा पेट्रोल दे देता है। इसके बाद विलियम चार्ली से एकदम साफ शब्दों में कहता है
कि अब उनका काम खत्म हो चुका है और उन्हें कल सुबह ही यहाँ से निकलना होगा। चार्ली भी विलियम की बात मान लेता है और चुपचाप वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। उसी रात पानी मिलने की खुशी में और चार्ली को विदा करने के लिए घर में एक शानदार पार्टी होती है, जिसके बाद सब गहरी नींद में सो जाते हैं। पर विलियम को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे चार्ली पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अचानक उसे किसी के रोने की दबी हुई आवाज आती है। विलियम तुरंत अपनी गन उठाता है और दबे पांव बैल्कनी की तरफ जाता है। वहाँ साइरस पहरा दे रहा था और चार्ली एक कमरे में था। विलियम अंदर घुसता है तो उसका खून खौल उठता है। ईवी जमीन पर पड़ी रो रही थी। ईवी बताती है कि चार्ली ने उसके साथ बहुत गलत काम किया है। विलियम कहता है कि अगर चार्ली जिंदा रहा तो वो घर की सारी लड़कियों को अपना शिकार बनाएगा। परिवार के कुछ लोग इंसान को मारने से डरते हैं, पर विलियम उन्हें समझाता है कि परिवार की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। इसके बाद विलियम अपनी गन छुपाकर चार्ली को बाहर बुलाता है और पलक झपकते ही उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अगली सुबह विलियम चार्ली के आदमियों को इकट्ठा करता है और रात की सच्चाई बताकर उन्हें ऑफर देता है कि जो मेहनत करेगा वो यहाँ आराम से रह सकता है। सारे आदमी खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं क्योंकि वे खुद चार्ली के जुल्मों से तंग आ चुके थे। तभी उसका खास दोस्त साइरस आग बबूला हो जाता है और पूरे परिवार को मारने की धमकी देता है। टीम का एक आदमी बताता है कि चार्ली ने उनके ग्रुप की लड़कियों के साथ भी गलत किया था और साइरस उसका साथ देता था। ये सुनते ही विलियम साइरस को घसीटते हुए मेन डोर से बाहर धकेल देता है। साइरस माफी मांगता है पर विलियम उसे हमेशा के लिए जंगल की तरफ खदेड़ देता है। देखते ही देखते 20 साल का लंबा वक्त गुजर जाता है और मौसम पूरी तरह बदल जाता है। हवा एकदम साफ हो जाती है और घर के सारे बच्चे अब जवान और ताकतवर बन चुके थे। पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाती। कुछ ही दिनों बाद अचानक काम करते करते परिवार के लोग एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। आधे से ज्यादा लोग बुरी तरह बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेते हैं। उनके शरीर आग की तरह तपने लगते हैं और उन्हें भयंकर खांसी आने लगती है। डॉक्टर मॉली तुरंत अपनी मेडिकल किट निकालती है और सबकी जांच करने लगती है। मॉली का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वो विलियम को बताती है कि पुराना जानलेवा वायरस अब म्यूटेट होकर और भयंकर रूप में लौट आया है। मॉली भागकर अपनी लैब में जाती है और नया एंटीडोट बनाने के लिए केमिकल मिलाने लगती है। बाकी लोग बीमार लोगों पर ठंडे पानी की पट्टियां रखते हैं और विलियम का बेटा जॉय मौत के मुंह में पहुंच जाता है। ठीक उसी वक्त घर के बाहर से एक कार की तेज ब्रेक लगने की आवाज आती है। विलियम तुरंत अपनी गन लेकर बाहर भागता है। विलियम दौड़कर हेदर को उठाता है। हेदर फूट फूट कर रोती है और खौफनाक कहानी बताती है। वो कहती है कि वे दोनों नई दुनिया की खोज कर रहे थे और एक सुनसान पहाड़ पर उन्हें एक अजनबी आदमी नजर आया। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि साइरस था, जिसे विलियम ने 20 साल पहले धक्के मारकर निकाल दिया था। हेदर कांपते हुए बताती है कि कैसे साइरस ने पीछे से वार करके रेफ का गला काट दिया था। रेफ खून से लथपथ होकर छटपटाते हुए जमीन पर गिर पड़ता। ये भयानक नजारा देखकर हेदर गुस्से से पागल हो जाती है और अपना तेज चाकू निकालकर सीधा साइरस पर टूट पड़ती है। वो साइरस के सीने में कई बार वार करके उसे वहीं ढेर कर देती है। हेदर अपने हाथों से रेफ को दफना देती है और अपनी कार लेकर निकल पड़ती है, पर इंजन खराब होने के कारण वो मीलों पैदल रेगिस्तान पार करके घर पहुंचती है। ये खौफनाक बात सुनकर परिवार में मातम छा जाता है और विलियम गुस्से से भर जाता है। उसी वक्त डॉक्टर मॉली अपनी लैब से बाहर दौड़ती हुई आती है। वो शीशियों में एक नया एंटीडोट बनाकर लाती है। मॉली बिना देरी किए बीमार लोगों को इंजेक्शन लगाने लगती है। दवा का असर बहुत तेजी से होता है और सबका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, पर जॉय के शरीर पर दवा का कोई असर नहीं होता और विलियम के सामने ही जॉय तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। इस वायरस से 3 और लोगों की भी मौत हो जाती है। विलियम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और पागलों की तरह चीखता हुआ एक ऊंचे पहाड़ की तरफ चला जाता है। कुछ दिनों के बाद एमा उसी पहाड़ पर विलियम के पास पहुंच जाती है। एमा उसे समझाती है कि मौत इस नई दुनिया का अटल नियम है और हम पुरानी दुनिया को वापस लाने की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। एमा विलियम की आंखों में देखकर कहती है कि हमें अपने परिवार के लिए हर हाल में लड़ना होगा और इस खूंखार नेचर के हिसाब से खुद को ढालना होगा। जो लोग चले गए उन्हें दिल में रखकर आगे बढ़ना होगा। ये सुनकर विलियम समझ जाता है कि पुरानी दुनिया अब खत्म हो चुकी है और उसे नए नियमों के साथ ही जीना होगा। विलियम तुरंत उस पहाड़ से नीचे उतरता है और पूरे परिवार को एक जगह हॉल में इकट्ठा करता है। वो सबको सोचने का तरीका बदलने को कहता है और समझाता है कि अब हम पुरानी दुनिया की कॉपी करना बिल्कुल बंद कर देंगे। इसके बाद सब मिलकर शहर का पुराना टूटा हुआ रेडियो स्टेशन दोबारा चालू करते हैं और भारी केबल्स खींचकर उसे काम करने लायक बनाते हैं। सब लोग अपनी जिंदगी में खुशियां वापस लाते हैं और नए गेम्स खेलते हैं। वे लोग नेचर के साथ तालमेल बिठाकर नई दुनिया बसाने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।